नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। ओडिशा में करीब 2 साल बाद सोमवार को यानी कि आज से पहली और 7वीं तक की कक्षाओं के लिए विद्यालय खुल रहे हैं। पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 14 फरवरी से विद्यालय खुल जाएंगे, लेकिन कई जिलाधिकारियों ने साफ सफाई, झाड़ियों को साफ करने एवं छोटे छोटे मरम्मत कार्य के लिए और समय मांगा था। बता दें, इन जिलाधिकारियों ने ग्रामीण चुनाव का हवाला दिया, जिसके कारण कई विद्यालयों का चुनाव मतदान केंद्र के रूप में उपयोग किया गया। ज्यादातर चुनाव कर्मी विद्यालय एवं अन्य शिक्षा विभाग के अध्यापक एवं गैर शिक्षण कर्मी थे, इसलिए विभाग ने घोषणा की कि विद्यार्थी 28 फरवरी से कक्षाएं करेंगे। हालांकि अध्यापकों को उपयुक्त साफ सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए 14 फरवरी से ही आना पड़ा। आज यूक्रेन और रूस के युद्ध का 5वां दिन है। यूक्रेन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही। हजारों भारतीय नागरिक व छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिन्हें भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत वापस देश लाने का अभियान चला रही है। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा है कि खार्किव और रिक्यू में फंसे छात्रों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों व नागरिक सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सीएम बघेल ने विमानों की संख्या बढ़ाए जाने की बात कही है। ओडिशा राज्य भर में 307 जिला परिषद क्षेत्रों के लिए पंचायत चुनाव की मतगणना के दूसरे दिन यानी कि आज भी जारी है। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल राज्य भर में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहा है। बीजत यानी कि जीत की ओर बढ़ रहा है। 540 जिला परिषद क्षेत्रों में आगे चल रहा है। इसके बाद भाजपा 39 में, कांग्रेस 29 में और अन्य 9 सीटों से आगे चल रही है। और पंचायत चुनाव 2022 के परिणामों की मतगणना के पहले चरण में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का दबदबा रहा, यानी कि 256 में से 230 जिला परिषद क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवार विजय हुई और यहां पर 0-0 पर भाजपा सिमट कर रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वाराणसी में थे। पीएम मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के समय हमारी मृत्यु की कामना भी की गई थी। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि कुछ लोग इतना नीचे तक गिर गए थे। उन्होंने कहा कि मृत्यु की कामना पर भी मुझे बहुत आनंद आया। पीएम ने काशी के लोगों से भावनात्मक लगाव प्रदर्शित करते हुए कहा कि मेरी मृत्यु तक न काशी मुझे छोड़ेगी न काशी के लोग। अगर भक्तों की सेवा करते चला जाऊं तो उससे बढ़िया क्या होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार किया। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमले किए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चुनाव को महाभारत बताकर खुद को अर्जुन का तो अखिलेश को कृष्ण कहा। स्वामी ने यह भी कहा है कि जो लोग योगी की गुलामी कर रहे हैं उन्हें सरकार बनने पर छठी की याद दिलाई जाएगी। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम विभाजन का आरोप भी लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समर्थकों से उन लोगों का नाम लिखकर रखने को कहा जो सपा समर्थकों को परेशान करते हैं। यूक्रेन में हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के अनुसार यह बैठक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चुनावी शंखनाद का आयोजन करने गए प्रधानमंत्री की वहां से वापसी के तुरंत बाद होगी। इससे पहले गुरुवार को भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य कई मंत्री शामिल हुए थे। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए उन राज्यों को राशि जारी नहीं करेगी जिन्होंने अपने ऐसे 80% जिलों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है। यहां योजना लागू की है और यह जानकारी रविवार को एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से उपलब्ध जानकारी के अनुसार भाजपा शासित गुजरात, अरुणाचल प्रदेश व गोवा, तेलंगाना, राष्ट्र समिति की सरकार वाले तेलंगाना और पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने एक भी लोकपाल नियुक्त नहीं किया। कोरोना महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। भारत के कई राज्यों में लगाए गए महामारी प्रतिबंध धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि भले ही राज्य में कोरोना की तीसरी लहर नियंत्रण में है, इसके बाद भी मास्क लगाने की अनिवार्यता पर निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा। ये बातें राजेश टोपे ने रविवार को जालना में पत्रकारों से बात करते हुए कही। गौरतलब है कि बीते यानी कि शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 893 मामले दर्ज किए गए थे और 8 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हो गई थी।
जिसके बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान दिया। युद्धग्रस्त यूक्रेन से गुजरात पहले जत्थे में लौटे 56 विद्यार्थियों की आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनके बेचैन माता पिता ने मुंबई आए बच्चों की अगवानी की। विद्यार्थियों ने यूक्रेन से निकलने के लिए भारतीय अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। गुजरात सरकार ने इन विद्यार्थियों को मुंबई से लाने के लिए 2 बसों की व्यवस्था की थी। ये विद्यार्थी रोमानिया की राजधानी बुडापेस्ट से शनिवार को शाम को आए विशेष विमान से मुंबई पहुंचे थे। यूक्रेन से लौटे विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए गए थे और उन्हें एयर इंडिया की विशेष उड़ान से स्वदेश लाया गया। विद्यार्थियों को लेकर आ रही बस रविवार को सूरत, बड़ोदरा और अहमदाबाद से गुजरी। तब स्थानीय नेताओं और सरकारी अधिकारियों ने फूल देकर उनका अभिवादन किया। 4 दिन बाद मौसम खुलते ही क्षेत्र के किसान बागवान अपने सेब बगीचों के कार्य में जुट गए हैं। फरवरी तक का समय सेब के पौधे लगाने के लिए बागवानों को तैयार करने में लगता है। सेब की पौधे लगाने से पहले सारी तैयारियां इस दौरान करनी पड़ती है। इस दौरान की तैयारियां भविष्य में सेब की अच्छी पैदावार देती है, लेकिन इस बार बारिश के कारण सेब की पौधे लगाने की तैयारियां 15 मार्च तक खिंच गई है। फरवरी से 15 मार्च तक के सीजन बगीचों में सेब की नई पौधे लगाने के लिए गड्ढे बनाने, तौलिए बनाने, खादर, गोबर, टीएसओ, स्प्रे, कटिंग, प्रोनियन, फ्राइटिंग आदि कार्य किए जाते हैं। अमूमन यह कार्य फरवरी माह तक पूरे करने होते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के छठे चरण के मतदान से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत प्रदेश के सभी सियासी दल के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए पूर्वांचल में लगातार रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को मऊ जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में सभाएं की। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव इस युग के औरंगजेब है, जिनको सिर्फ दंगा करवाना आता है। 5 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने साइकिल को जिताने की अपील की। अखिलेश यादव ने यहां सपा गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। अखिलेश यादव इस दौरान पिछले 5 साल से भाजपा सरकार में हुए कामकाजों का जिक्र करते हुए सीएम योगी पर खूब बरसे। साथ ही सपा सरकार बनाने पर लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी की है। जी हाँ, आपको बता दें कि कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा क्षेत्र में सपा के मंच से जनता को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जबकि सपा ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया, तब से भाजपा वालों का ट्रांसफार्मर ही फूक गया है। अखिलेश यादव ने सांड और गोरखनाथ मंदिर में पालतू कुत्तों गुल्लू को लेकर भी तेज तंज कसा है। अखिलेश बोले, इस समय किसानों को बाबा जी की छोड़े जानवर बहुत परेशान कर रहे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि बाबा जी का प्रिय जानवर सांड है या फिर गुल्लू। राज्य सरकार ने पिछले साल शहरी स्थानीय निकाय की संख्या 149 से बढ़ाकर 260 कर दी थी, जिसका अर्थ है कि निकट भविष्य में नई शहरी समूह आ सकते हैं जो घरेलू क्षेत्र में बिजली की मांग को और बढ़ा देंगे। इथेनॉल उत्पादन संयंत्र और अन्य इकाइयों के माध्यम से औद्योगिकरण दिए जा रहे नए फोर्स में गैर घरेलू क्षेत्र में बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगातार ऊर्जा की जरूरतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है। लोग बिजली के उपकरण प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही लघु उद्योग में मशीनरी के प्रयोगों के प्रति उनकी रुचि में इजाफा हुआ है। सरकार इसके लिए सोलर एनर्जी और इथेनॉल संयंत्र के माध्यम से जरूरतों को करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में रविवार को 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। 5वें चरण की वोटिंग के बीच प्रदेश की सत्तासीन योगी सरकार ने बड़ा दावा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि समस्या केवल कुछ क्षेत्र तक ही सीमित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के 75 में से 44 जिलों के आवारा पशुओं से मुक्ति प्रमाणित किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले रविवार को उन्नाव में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्था की जाएगी। उन्नाव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं नई व्यवस्था लाऊंगा ताकि लोग गोबर से कमाई कर सके। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए रविवार को वोटिंग हो रही। इस बीच कांग्रेस ने दिल्ली में अहम बैठक हुई। राहुल गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूपी महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हिस्सा लिया। इसे कहा गया कि कांग्रेस चुनाव समिति 2022 के सितंबर महीने तक अपना अगला अध्यक्ष चुन सकती है। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आज केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत के साथ बैठक की 5 राज्यों विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा की गई। 10 मार्च को घोषित होने वाले परिणाम के संबंध में रणनीति पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर यहां पे चर्चा की गई।
सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा परिणाम सीटेट रिजल्ट 2021 के जारी होने का आवेदक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पहले परिणाम 15 फरवरी 2022 को जारी होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हुआ। ऐसे में आवेदक काफी निराश और नाराज है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आवेदकों का इंतजार अब खत्म हो सकता है। रिजल्ट 28 फरवरी 2022 को घोषित किए जा सकते हैं। उम्मीदवार अपने सीटेट परीक्षा के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर देख सकेंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइन न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।